गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स के बारे में समझाया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं, क्या संसाधन हैं जिनसे हम बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन में हमें सहायता मिलती है। बच्चों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रतिरूपों तथा सूचनाओं को संरक्षित रखने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकी स्थापित की है, जिनके सहायता से वो इन प्रतिरूपों को, इन जंतुओं को या पौधों को संरक्षित रखते हैं। इसमें पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? इसमें बच्चों पौधे तथा उसके भागों का संग्रह, यह पौधे तथा उसके भागों का संग्रहालय होता है, जिससे कि रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है। इसमें हम लोग जो प्लांट मटेरियल रखते हैं हर्बेरियम में, उसको एक निश्चित क्लासिफिकेशन के द्वारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा उसका क्लासिफिकेशन करके रखा जाता है। हर्बेरियम होता क्या है? इसमें हम किसी भी प्लांट को इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्ट करके लाते हैं, उसे सुखाया जाता है और प्लांट प्रेस की सहायता से उसे प्रेस किया जाता है, उसको समतल किया जाता है। इसमें हर्बेरियम में ही बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट पोर्शन या फिर जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, इनका प्रिजर्वेशन हम लोग 4% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन में रख करके करते हैं। अब क्यों ये हर्बेरियम की जरूरत क्या होती है, ये इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हर्बेरियम बनाया जाता है? बच्चों, जब किसी भी नए पौधे की खोज होती है, जब कोई भी नया पौधा खोजा जाता है, तो हर्बेरियम में प्राप्त पौधों से उसकी तुलना करके उसकी पहचान की जाती है, उसका वर्गीकरण किया जाता है और इसमें आसानी होती है और नए खोजे गए जो पौधा है उसको उसका स्थान मिलता है, उसे उसका स्थान प्राप्त होता है। क्या आवश्यक उपकरण है? अगर आप हर्बेरियम बनाना चाहेंगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको चाकू चाहिए, प्लांट की टहनी को काटने के लिए आपको कैंची चाहिए, आपको चाकू चाहिए, कैंची चाहिए, आपको खुरपी चाहिए पौधे को जड़ से निकालने के लिए। इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर चाहिए, उसे सुखाने के लिए। आपको प्लांट प्रेस चाहिए, उसे प्रेस करने के लिए। आपको हर्बेरियम शीट चाहिए जिसपे आप उसको चिपकाएंगे, जिसपे आप उसको चिपका करके हर्बेरियम बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों इन सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है हर्बेरियम शीट बनाने के लिए। अब हर्बेरियम शीट जो होती है, ये उसका साइज है कि वो 12x18 साइज की होती है और एक शीट पर एक ही स्पेसिमेन चिपकाते हैं। हर्बेरियम शीट की ये क्वालिटी होती है कि एक शीट पर, एक हर्बेरियम शीट पर केवल एक ही स्पेसिमेन चिपकाया जाएगा और उस स्पेसिमेन का क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा। अब बच्चों, भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम हैं, इसके बारे में जैसे आपका हर्बेरियम है जो देहरादून में है, और इसके अलावा आपका NBRI है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन है। इन सब में जो हर्बेरियम है प्रमुख, उसकी लिस्ट आपको हम भेज देंगे। बोटेनिकल गार्डन, ये बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? सेकंड जो आपकी स्टडी की सुविधा के लिए दूसरा जो स्थान है वो क्या है? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसमें कि कलेक्शंस होते हैं जीवित प्लांट के। किसके लिए? रिसर्च के लिए, आपके स्टडी के लिए। इसमें जीवित लिविंग प्लांट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करके उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज लगाई जाती हैं और इसमें बच्चों इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी सुरक्षित रखा जाता है। पहला बोटेनिकल गार्डन थियोफ्रास्टस ने स्टैब्लिश किया था। कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम हमने आपको बताया।
बताया है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो लंदन में है, एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपका हावड़ा जो वेस्ट बंगाल में है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कर्नाटका में है, लायड्स बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन सिक्किम में है, और ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो आपका लखनऊ में है। तो ये कुछ लिस्ट है बोटेनिकल गार्डन्स की। क्या इनके कंट्रीब्यूशंस हैं, इस बोटेनिकल गार्डन से आपको मिलता क्या है? बच्चों, इन बोटेनिकल गार्डन में हमें अपने अध्ययन के लिए प्लांट्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। रिसर्च, जिन प्लांट्स पे रिसर्च वर्क कंटिन्यू होते हैं उन प्लांट्स को इन गार्डन्स में रखा जाता है। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो पौधे की हैं, जो विलुप्त के करीब हैं, उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। इसी तरह से बच्चों, जैसे आपका हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, इसी तरह से म्यूजियम है। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में, कॉलेजेस में अध्ययन के लिए म्यूजियम बनाए जाते हैं, और म्यूजियम में प्रिजर्व पार्ट होता है प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का। प्लांट स्पेसिमेन तथा एनिमल स्पेसिमेन का प्रिजर्व पार्ट होता है स्टडी के लिए। इनको हम लोग ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह हैं उनको बॉक्स में रखा जाता है, या फिर आप इनको जार में प्रिजर्व करते हैं, जैसे हमने आपको स्पेसिमेन आप लैब में देखेंगे कि जो लोअर क्लास एनिमल है तथा कुछ एनिमल जो कि जार में आ सकते हैं, उन्हें हम लोग प्रिजर्वेटिव में डालकर, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डाल करके उनको लैब में स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व रखते हैं। लैब में ह्यूमन स्केलेटन भी अवेलेबल है। इसके बाद बच्चों जूलॉजिकल पार्क है, प्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्शन इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ये जूलॉजिकल पार्क ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि जंगली जानवरों को मनुष्य की देखरेख में रखा जाता है, और इन पे हम इनके संबंधित जानकारियों को, इनके फूड हैबिट्स को, इनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क वो जगह हैं जहाँ पर हम, वो प्लेसेज हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल को ह्यूमन की देखरेख तथा ह्यूमन के प्रोटेक्शन में रखते हैं, और वहाँ पर इससे हमको उनकी फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से बच्चों ये सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम लोग स्पेसिमेन या जो बायोडाइवर्सिटी है उससे संबंधित एनिमल्स और प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। हर्बेरियम और आपका बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। इसके साथ ही बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और हमें आपको नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया जाता था वह मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे हमारे लिए कौन से जंतु यूजफुल हैं, कौन से हार्मफुल हैं, कौन से पानी में रहते हैं, कौन से स्थल पर रहते हैं, किनको हम खा सकते हैं, किनको हम नहीं खा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इनका क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन को आगे चल के, ये बहुत ही इफ़िशियंट नहीं था, इसलिए आगे चल कर के इस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया। और आपको हमने पहले बताया था कि शुरू में जो एनिमल हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया था, एनाइमा और इनाइमा। हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। एनाइमा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके ब्लड में रेड ब्लड, जिनके शरीर में रेड ब्लड नहीं होता है, या जिनके ब्लड में आरबीसीज नहीं होते हैं, और इनाइमा में वो जंतु आते हैं जिनका ब्लड रेड होता है। और बाद में जो आपका इनाइमा है इसको भी दो भागों में बांटा गया, ओविपेरस, विविपेरस। ओविपेरस वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो एनिमल होते हैं जो बच्चे देते हैं। बच्चों बाद में लिनियस ने क्या किया,
पूरा जो जीव जगत है उसको दो भागों में बांटा, उसको किंगडम का रूप दिया दो भागों में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। चूंकि प्लांट किंगडम में उन्होंने उन जीवों को रखा जिनमें पौधों के लक्षण पाए जाते थे, और एनिमल किंगडम में उन्होंने उन जीवों को रखा जिनमें जंतुओं के लक्षण पाए जाते थे। अब ये जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बना, ये बड़े बड़े जीव जंतुओं के लिए, बड़े पौधे और बड़े जंतुओं के लिए तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स थे या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स थे, उनके लिए ये डिवीजन सही नहीं बैठता था। इसलिए कि कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन उनमें मूवमेंट भी होती है, जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स के बारे में पढ़ा है। तो ये जो डिवीजन था वो मेनली प्लांट और एनिमल में डिफरेंस के बेसिस पे था कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, और उसमें से एक जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।